हमने प्राइस इलास्टिसिटी किया, पॉइंट इलास्टिसिटी करते हैं। इन पॉइंट elasticity we measure elasticity at a given point on a demand curve. The concept of point elasticity is used for measuring price elasticity where the change in price is infinite. मतलब आपको पता नहीं है, तो इसमें एग्जाम में कैसे आता है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि इनफाइनाइट का कैसे अपन को देखने का है। एक मिनट। हाँ देखो, सबसे पहले ना कोई भी फॉर्मूला लर्न करने से पहले ये देखो, एक मिनट, ये डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में आप देखो कि ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। ओरिजिन के बाद ये एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है। ये ओ से जस्ट मैं ऐसे सीधा जाऊंगी, दैट इज एक 45 डिग्री लाइन मैंने किया। देखो ये एक राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। ये ओ से आर पे टच करूंगी तो ये 45 डिग्री है। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है ना वो यूनिटरी है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो एकदम जमीन पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पर इलास्टिसिटी 0 है, ठीक है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। जो एकदम हवा में है, जो वाई एक्सिस को जाके टच ही कर दिया, वहां पर इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी और 1 के बीच में क्या होता है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और 1 और 0 के बीच में क्या होता है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, एग्जाम में वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं 1 और 0 के बीच में क्या आता है, तो इट इज लेस देन 1। वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं इन्फिनिटी और 1 के बीच में क्या आता है, तो दैट इज लेस देन 1। वो आपको पूछ सकते हैं कि वाई एक्सिस पे जो टच हो रहा है वो क्या है, तो ऑब्वियसली दैट इज इन्फिनिटी। जो एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है वो क्या है, दैट इज 0। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी। 0 का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। और ये यदि वो आर्क इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, तो मैं हिंदी में समझा रही हूँ। देखो आर्क में क्या, पी से P1, मतलब पता नहीं तुमको प्राइस कहाँ डिसाइड होगी, पी से P1 के बीच में घूमता रहता है यार वो। कभी P1 आ जाता है, कभी P2 आ जाता है, कभी P1, कभी P2, कभी इसके बीच में। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक आर्क बनता है ना, इसके बीच में कहीं है, इसके लिए वो इसको आर्क इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। तो ये और ये तुमको समझ में आया क्या? मैं वर्ड्स में पुट नहीं करने बोल रही हूँ, मैं से पूछ रही हूँ समझ में आया क्या? हाँ मिस, समझा। ओके हाँ मिस। ओके। तो सिर्फ समझो, इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू मैं दूंगी, सिर्फ समझो इसको। अभी अभी आर्क इलास्टिसिटी जो मैंने समझाया वो वही है। व्हेन द प्राइस चेंज इज समवॉट लार्जर एंड देन प्राइस इलास्टिसिटी इज टू बी फाउंड बिटवीन टू प्राइसेस, जो कि इस एग्जांपल में हो रहा था ना, टू प्राइसेस P1 एंड P2, और टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व से ए एंड बी, दो पॉइंट के बीच में। द क्वेश्चन अराइजेस which price and quantity should be taken as base, कौन सा प्राइस और कौन सी क्वांटिटी लें, वो इनमें घूमता ही रहता है, ओरिजिन कौन से समझ ही नहीं आ रहा। तो मिड पॉइंट मेथड इज यूज, दैट इज एवरेज ऑफ टू प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर टेकन। तो एवरेज करेंगे P1 और P2 का, और क्वांटिटी का भी एवरेज करेंगे, और उसका मिड पॉइंट लेके कहीं इलास्टिसिटी डिराइव कर लेंगे, दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट समझो, रिलेटेड एमसीक्यू मैं दूंगी। एक बार जस्ट फॉर्मूला देखो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। एवरेज लेते तो हम कैसे करते, Q1 प्लस Q2 ही करेंगे ना, अपॉन 2 करना था। तो अभी अपॉन 2 नहीं करके फॉर्मूला क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करो, इतना लंबा पुट करने नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना सीखो। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। ये Q1 Q2 और P1 P2 क्या है, समझ में आ रहा है क्या? यस हाँ मिस। मिस, आ रहा है। हाँ, ये देखो, ये इसको बोला इन्होंने Q1, ये वाले को बोला Q1, ये Q2, ये P1 और ये P2। तो सिर्फ एक बार आर्क इलास्टिसिटी का सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू, यहाँ पे नीचे प्लस था, यहाँ पे ऊपर प्लस है, P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। ओके, 2-3 बार देखोगे तो लर्न हो जाएगा वो। अब
अभी एक जस्ट ये फाइंड आउट करने हैं, तो चलो एक सम भी करके देख लेते हैं। P1 is 500, P2 is 400, Q1 is 100, Q2 is 150. तो Q1 minus Q2 करो, Q1 minus Q2, 100 minus 150, 100 minus 150, don't give regard to the sign, तो बचा क्या 50। उसके बाद ये 50 बचा, उसके बाद इन्होंने किया Q1 प्लस Q2, तो 100 प्लस 150 250। मतलब ये तुम सोचो कि इसने -50 क्यों नहीं लिखा। डोंट गिव रिगार्ड टू प्लस एंड माइनस साइन, वो जो भी है उसको फुल में ही लिखो, ओके। एंड देन यू हैव P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 500 प्लस 400 900 एंड P1 माइनस P2 500 माइनस 400 100। तो ये कर लो ना, इसको कैंसिल कर लो और फिर फाइंड आउट करोगे इलास्टिसिटी कितनी है, तो 1.8 आएगा। फॉर्मूला को पुट करने आ गया क्या? हाँ मिस। ओके, अभी इलास्टिसिटी से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। इलास्टिसिटी से पक्का पक्का आएगा, ध्यान दो इधर। अभी इंपॉर्टेंट तो अभी बोलना स्टार्ट किया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 to infinity। बन गया एक एमसीक्यू कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में होता है, ठीक है। if elasticity is 0, if there is no change at all in the quantity demanded when the price changes, that is price change होती है तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है क्वांटिटी, तो आपकी इलास्टिसिटी कैसे होगी? 0। That is when the quantity demanded does not respond at all to the change in price। प्राइस बढ़े प्राइस घटे फर्क ही नहीं पड़ता, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। देखो मैं 0 का डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। अभी प्राइस आप देखो, प्राइस यदि P थी तो भी क्वांटिटी डिमांडेड Q ही थी, यदि ये प्राइस थी तो भी क्वांटिटी डिमांडेड Q ही थी। यदि प्राइस बढ़ के P1 हुआ है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड Q ही है। प्राइस कम होके P2 हुआ है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड Q ही है। तो इलास्टिक वहां के वहां ही खड़ा है डिमांड, इसलिए इलास्टिसिटी 0 है। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके फॉर एवरीवन? Yes, miss. या मिस। Okay. If elasticity is 1 और unitary, प्लीज याद रखो 1 का दूसरा नाम unitary है, ये याद रखो। If the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, तो और ये भी याद रखो कि 1 वाला जो डिनोशन है that is from rectangular hyperbola curve, ये बात याद रखो। P प्राइस पे Q क्वांटिटी, प्राइस बढ़ी 10% से तो क्वांटिटी कम हुई 10% से, प्राइस कम हुई 10% से तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई 10% से। तो ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है ना, मतलब ये राइज 10% से तो ये एग्जैक्ट 10% से कम, ये 10% से राइज तो एग्जैक्ट 10% से कम, इसलिए 10/10 1 ही मिलता है ना, इसलिए इसको यूनिटरी बोलते हैं। तो यूनिटरी, 1 और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये सब लर्न करना पड़ेगा, तीनों एक ही बात है। Okay, now elasticity is greater than 1 when the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. In such case, demand is said to be elastic. अभी मुझे ये बताओ कि greater than 1 कैसे होता है? Percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. That is, price में से 5% का change हुआ, that is maybe price से 5% कम हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ज्यादा हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक। देखो यहाँ पे देखना, ओरिजिनल क्या था? P प्राइस पे आप M क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। प्राइस में भी P से P1 हुई, 5% कम हो गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड तो देखो ना कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब ये 5, 10, 15, 5 नहीं हो सकती, 10, 15 या 20% बढ़ गई। मतलब प्राइस सिर्फ मे बी 5% ही कम हुई है P से P1, लेकिन ये जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है
ये मे बी 15 या 20% है, मतलब मोर देन 1 ज्यादा से। तो इसमें तुमको एग्जाम में क्या क्या याद रखना पड़ रहा है? एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक तुमको याद रखना पड़ेगा द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स इन अ ग्रेटर वे देन द चेंज इन प्राइस। फिर तुमको याद रखना पड़ेगा डी डिमांड कर्व इज अ ये कैसा स्लोप है? फ्लैटर स्लोप, फ्लैटर स्लोप। और ये जो है ना लेस देन 1 होता है ना, इसको हम बोलते क्या है? स्टीपर स्लोप। मतलब इसमें क्या होता है, प्राइस ज्यादा डिग्री से चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा ही। तुमको दिख रहा है ये वाला गैप यहाँ पर कितना कम है? प्राइस सिर्फ 5% से ड्रॉप हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाला गैप देखो कितना ज्यादा है। क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। और यही तुम इस वाले डायग्राम में देखो तो है ना, प्राइस में ज्यादा गैप है और क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा गैप है। ठीक है, ये इनफैक्ट थोड़ा और नीचे बनाते तो और अच्छे से समझ में आता। अभी ये स्टीपर स्लोप है और स्टीपर स्लोप में हमेशा लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 1 हमेशा फ्लैटर स्लोप में होता है। ठीक है, इसको फ्लैटर स्लोप के अलावा एक और वर्ड है इसका, शैलो स्लोप। ये वर्ड्स याद होने चाहिए। अच्छा, एग्जाम में जल्दी से तुमको याद आ जाए कि मैंने क्लास में क्या बोला था, उसके लिए एक बार सुनो ना। देखो ये वाली जो स्लाइड है ना, इनफैक्ट मैं ये फास्ट नीचे आ रही है। ये आई मैजिका, सब लोग गए हो? तुम लोग आई मैजिका गए हो? आई मैजिका, हाँ मिस। ओके। ये आई मैजिका की स्लाइड है। देखो एकदम स्टीप है, शट करके नीचे आता है बच्चा। यदि बच्चा यहाँ बैठेगा ना तो लेस देन 1 मिनट वो तो स्लाइड कंप्लीट करके नीचे भी आ जाएगा ग्राउंड से। आई मैजिका की स्लाइड कैसी होती है? स्टीप स्लाइड होती है एंड लेस देन 1 में वो नीचे आ जाएगा बच्चा, तो उसका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लेस देन 1। जबकि हम लोग के सोसाइटी में, जैसे हम लोग का सोसाइटी, तुम लोग अपना सोसाइटी सोचो, उसमें स्लाइड लगी हुई होती है, बच्चे खेलते हैं, आराम से वो नीचे आते हैं ना झूलते झूलते। मतलब जो वो स्लाइड हम लोग के सोसाइटी में बनी हुई होती है जिसपे ना सब छोटे छोटे बच्चे झूलते हैं, वो एक फ्लैट स्लाइड होती है। यदि बच्चा यहाँ बैठेगा तो आराम से नीचे 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 झूलता हुआ ग्रेटर देन 1 मिनट में वो आएगा। तो यदि फ्लैटर स्लाइड है, यदि फ्लैटर स्लाइड है तो उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इसको ऐसे याद कर लो, फ्लैटर स्लाइड की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और फ्लैटर स्लाइड में अपने अपने सोसाइटी का स्लाइड याद करो जिसपे तुम झूले थे। जबकि यदि लेस देन 1 मिनट में नीचे आना है, लेस देन 1 मिनट में नीचे आना है, तो वो स्लाइड कैसी होगी? स्टीपर स्लोप वाली स्लाइड। अभी इसको आई मैजिका का स्लाइड याद करो और इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। और इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। यानी कि ग्रेटर देन 1 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक और लेस देन 1 रिलेटिवली इनइलास्टिक। एंड अभी एक इंफिनिटी वाला बच गया, तो देखो वो तो इजी है ना, इंफिनिटी वाला प्राइस वही की वही है और कोई भी क्वांटिटी, इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गया विच इज पैरेलल टू योर कोई भी क्वांटिटी। तुमको प्राइस हिलता नहीं है लेकिन फिर भी क्वांटिटी इधर उधर होती रहती है। तो डिमांड कर्व यहाँ पर is a straight line parallel to your x-axis, elasticity is infinity। यहाँ पर जो जब जीरो होता है तो तुमको बोलना है डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y-axis। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये ठीक है क्या? ये पांचों यदि समझ नहीं है तो आपको वापस पूछ लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में है। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क? मिस आप सबके नेम बोलोगे लाइक परफेक्टली इलास्टिक एंड इलास्टिक? क्या ध्वनि वापस पूछो। मिस हर ग्राफ का नेम बोल सकते हो आप एक बार फिर से, लाइक कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली? ओके ओके,
ये परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि इसकी इंफिनिटी है ना। देखो परफेक्टली तो इजी है, पूरा जहां पर इंफिनिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक है, पूरा जहां पर जीरो है वो तो हिलता ही नहीं है, क्वांटिटी हिलती ही नहीं है, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। और ये एग्जैक्टली वन है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जहां है उसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। तो अभी लर्न करो, जहां इंफिनिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक है, जहां पर जीरो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, जहां पर वन है वो यूनिटरी इलास्टिक है। इतनी बात याद हो गई क्या? हाँ मिस। अभी जो परफेक्टली इलास्टिक है उसका कर्व हॉरिजॉन्टल होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टाइम लगने दो इस क्लास में, चलेगा मुझे, पर लर्न करो क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है वो क्या होता है, इंफिनिटी वाला लाइन होता है, और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। इज दिस लर्न? क्या हुआ यार, इतना साइलेंस क्यों है? समझ गया मिस। ओके, यदि ये जो डिमांड कर्व है which is a line parallel to your y-axis and it is a vertical line, जहां इलास्टिसिटी जीरो है, ठीक है, जहां इलास्टिसिटी जीरो है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू योर y-axis, वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक जीरो, परफेक्टली इलास्टिक इंफिनिटी, यूनिटरी इलास्टिक वन। अभी अभी सिर्फ दो ही बचे हैं, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो जब प्राइस से ज्यादा क्वांटिटी चेंज हो रही है दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, और वो इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन वन, उसका स्लोप होगा फ्लैटर स्लोप या शैलो स्लोप। जब भी है ना, ये हमने कर लिया रिलेटिवली इलास्टिक, अब हम कर रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस ज्यादा से चेंज हो रही है, क्वांटिटी कम से रिस्पॉन्ड करी, इसलिए रिलेटिवली इनइलास्टिक। तभी स्टीपर स्लोप, आई मैजिका का स्लाइड, स्टीपर स्लोप, इलास्टिसिटी लेस देन वन। ओके, मिस स्टीपर स्लोप को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली? इनइलास्टिक, इसको Okay. रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं। ये देखो ना, प्राइस से ज्यादा क्वांटिटी चेंज हो रही है तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हुई और ग्रेटर देन वन, ठीक है। अच्छा चलो, Okay, मिस। चलो एक और बात ट्राई करते हैं, एक और तरीका है, 2 मिनट लगा सकते हैं हम इधर। देखो, ऐसे याद करो कि मम्मी ने ना तुमको एक रबर बैंड पकड़ाया, वो ऐसे ही पकड़ाया, हाँ, हॉरिजॉन्टल वे में ही रबर बैंड पकड़ाया, और बोला जितना पुल कर पुल कर पुल कर वो पुल होगा, तुम इंफिनिटी तक उसको पुल करो वो पुल हो जाएगा। रबर बैंड का इमेज दिमाग में ऐसे बनाओ, रबर बैंड, ठीक है, पुल करो पुल करो पुल करो पुल करो तो वो इतना लंबा रबर बैंड पुल हो जाएगा, और उसका इंफिनिटी ही, मतलब इंफिनिटी तक खींचेगा। और तुमने किस वे में उसको पुल किया है, हॉरिजॉन्टल वे में पुल किया है, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। तो पुल 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 और पुल करो, मतलब तुम जितना खींच सकते हो खींचो, वो टूटेगा नहीं, चलेगा, वो खींचेगा। तो एक ऐसा रबर बैंड इमेज बनाओ ना दिमाग में कि रबर बैंड को तुमने ऐसे दोनों अंगूठे के बीच में रखा है और उसको तुम पुल कर रहे हो, और तुम अपने माइंड को बोल रहे हो कि ये इंफिनिटी है, और जिस डायरेक्शन में तुम पुल कर रहे हो दैट इज पैरेलल टू योर एक्सिस, ठीक है। अब दिमाग में एक इमेज बनाओ स्टील रॉड की, जो तुमने ऐसे वर्टिकली पकड़ा है, स्टील रॉड, वर्टिकल ही पकड़ा है तुमने स्टील रॉड। देखो रबर बैंड को हॉरिजॉन्टल पकड़ने का है और इंफिनिटी साइन देने का है। स्टील रॉड मम्मी ने बोला थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊपर पुल करो, कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कोई है क्लास में, करो ना ये स्टील रॉड पुल। कैन यू इवन पुल 1 सेंटीमीटर अप? नो मिस। नो मिस। तो फिर है ना, इलास्टिसिटी कैसी हुई उसकी, जीरो हुई ना, और तुम्हारा Zero. स्टील रॉड स्टैंडिंग ही खड़ा है, your steel rod is just standing, that is a straight line which is parallel to your y-axis, a vertical line। तो जब भी तुम्हारा जीरो का क्वेश्चन आता है तो you imagine a steel rod standing and
जब भी तुम्हारा इंफिनिटी का क्वेश्चन आता है, यू थिंक अबाउट अ रबर बैंड विच यू आर पुलिंग इन, होल्डिंग इन बोथ द थम्स। तो एकदम एकदम पुल करो मस्त से, अच्छा इलास्टिक वाला रबर बैंड है, जितना खींचोगे खिंच जाएगा, तो उसका इंफिनिटी है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये 1, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 में फ्लैटर स्लोप है, लेस देन 1 में आई मैजिका का स्लाइड है। 1 मिनट से कम में तुम नीचे आ जाते हो, इसलिए मैंने बोला लेस देन 1, शट अप करके नीचे। और ग्रेटर देन 1 में आराम से बच्चा झूला झूला धीरे 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 नीचे आए, तो आराम से, ये अपने सोसाइटी का स्लाइड है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। इज इट ओके? मैं जाऊँ? यस मिस। आगे पढ़ाऊं ध्वनि? हाँ मैं हाँ मिस। ओके, देखो जहां पे 0 है, 0 मतलब क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक। क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस। और इसका कर्व कैसे होता है, कोई बता सकता है मुझे 0 का कर्व? कम ऑन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जरा 0 का कर्व बताना। क्या है हाथ में? रबर बैंड है कि वर्टिकल पोल? यस, अपने पास तो स्टील रॉड है, एंड ये वर्टिकल लाइन है, ये अपना डिमांड कर्व है। ये वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू योर वाई एक्सिस। चलो अभी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 0 से ज्यादा है बट लेस देन 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड changes by a smaller proportion than the change in price। प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, देखो इसको, ओरिजिनली पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी था, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस काफी सारा बढ़ गया, P1 काफी सारा इंक्रीज हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा ही चेंज आया। प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड कब होगी ना, तो Q से Q1 आया, पर ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं दोनों पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करती हूँ, ये किया मैंने ज्वाइन, तो ये एक स्टीपर स्लोप बन गया ना। स्टीपर स्लोप है, आई मैजिका का स्लाइड है, इसका मतलब 1 मिनट से कम में मैं नीचे आ जाऊंगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और इसको मैं क्या बोलूंगी? इनइलास्टिक। ओके, यदि 1 होगा, हाँ बोलो बोलो। मिस ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है ना, तो अगर इसमें इनइलास्टिक हो रहा है तो हम कौन सा अज्यूम करेंगे, परफेक्ट या रिलेटिव? हाँ सुनो सुनो, हम लोग ना, मतलब ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो देखो परफेक्टली के आगे हमने परफेक्टली और परफेक्टली लगाया है। यदि मैं सिर्फ इनइलास्टिक लिख रही हूँ, इसका मतलब ही है बाय डिफॉल्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ में आ गया? हाँ मिस। ओके, अभी यूनिटरी 1, ये तो इजी था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, ED is equal to 1, exactly। Quantity demanded changes by exactly the same percentage as it does in price, इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। Greater than 1 but less than infinity, quantity demanded changes by a larger percentage than the change in price। तो अभी ये देखो, P प्राइस पे Q क्वांटिटी था, अब बोला है क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस। देखो प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, P से P1 थोड़ा कम हुआ, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा से आपका बढ़ जाएगा, Q से Q1। तो मैं दोनों पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करूंगी, तो मुझे जो ये स्लोप मिलेगा ना, ये जो DD डिमांड कर्व मिलेगा ना, ये कैसा स्लोप है? ये तो अपने सोसाइटी के जैसे स्लोप दिख रहा है ना, जब बच्चे खेलते हैं, तो जब बच्चा ऊपर बैठेगा और नीचे आएगा, तो लेस देन 1 मिनट में नीचे आ जाएगा कि मोर देन 1 मिनट में? अरे आराम से आएगा, ये तो एक है ना फ्लैटर स्लोप है, शैलो कर्व है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इज ग्रेटर देन 1, एंड दिस इज नोन एज इलास्टिक, या पूरा नाम इसका बोलूं तो रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि प्राइस जितने डिग्री से चेंज हो रही है, उससे ज्यादा डिग्री से क्वांटिटी चेंज हो रही है। अभी मैं इंफिनिटी बात करूं, इंफिनिटी, इंफिनिटी तुम्हारे जो रबर बैंड का नाम है ना, वो इंफिनिटी है। पकड़ो रबर बैंड दोनों थंब में और खींचो उसको, तो प्राइस वही की वही है, क्वांटिटी अलग अलग होने दो, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। Purchases are made to buy all they can obtain and at some price and none at all at even slightly higher price। एग्जाम्पल दूं तुमको, ये एक मार्केट का, देखो
है ना, मैं 10 रुपीज में कोई चीज बेचती हूँ और मेरे सारे साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी 10 रुपीज में। अब मैं मेरा डिमांड कर्व बना रही हूँ, मैंने ना प्राइस बढ़ा के 10 रुपीज 50 पैसा कर दिया और बाकी सब 10 रुपीज में ही बेचते रहे। अभी पीपल इन द मार्केट आर वेरी वेल अवेयर, इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। वो मुझे 50 पैसा ज्यादा नहीं देंगे, मेरी जो प्राइस मतलब वो सारे के सारे है ना मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए। मुझे पता ही नहीं चला, अरे 50 पैसे में क्या होता है, मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन वो तो सब भाग गए मेरे कॉम्पिटिटर्स की प्राइस। मतलब मेरी जो सेल है वो है ना सीधा से 1000 केजी से जीरो हो गई, क्योंकि मैं रिलेट ही नहीं कर पाई। तो फिर वो बोलते हैं कि है ना ऐसे सिचुएशन में मैं प्राइस हिलाऊंगी नहीं, मैं प्राइस वो ही रखूंगी। कभी मेरी क्वांटिटी क्यू हो रही होगी, कभी Q1 हो रही होगी, कभी Q2 हो रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे करती है, आपकी क्वांटिटी में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, इतना इनफाइनाइट चेंज आएगा, देयर इज नो रिलेशन ओनली। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? आई एम अगेन सेइंग, ये एग्जाम में आता है। हाँ मिस आ गया। अच्छा देखो, सिर्फ ज्यादा है ना हम इसमें नहीं जाते हैं, हम सिर्फ आप देखो रेडियोस कोई कमोडिटी है, कैसे फाइंड आउट किया छोड़ो, ये हमने दिखाया था ना तुमको एग्जांपल में, 1.8 आया है। 1.8 मींस इसकी इलास्टिक 1.8 आई है इलास्टिसिटी, इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। तो ऐसी इलास्टिसिटी को अपन क्या बोलेंगे? इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। यदि 1 से कम आया है, 0.37, 0.5, 0.8 सब 1 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। और जैसे नमक है, अरे नमक के बदले में क्या लाऊंगी मैं? तो समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 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 आया है, तो 0 पॉइंट मतलब वही है ना, जीरो जीरो आया इसकी इलास्टिसिटी, तो इट इज इनइलास्टिक। समझ में आया? मिस तो इसका मतलब जिसका ज्यादा सब्स्टिट्यूट रहते हैं उसकी इलास्टिसिटी हाई रहती है। करेक्ट। और जिसको क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं वो इनइलास्टिक हो जाते हैं ना, क्योंकि उसके बदले में आप क्या खरीदोगे, ठीक है। अभी एक टोटल आउटले मेथड समझ लो ये क्या है, और मैं जब ये अभी बोल रही हूँ तो उसको याद रखने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज याद रखो, टोटल आउटले मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर। Total expenditure or outlay made on it are greatly related to each other. Price elasticity of demand for a commodity and the total expenditure or outlay made on it are greatly related to each other. देखो, जिस भी चीज पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो उससे हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एज द टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्राइस ऑफ द यूनिट इनटू मैंने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदा, तो वो मेरा इनफैक्ट वो हो जाएगा ना जो मैंने अमाउंट स्पेंड किया है। तो एज द टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी परचेज made on a commodity is total revenue. So price into quantity is total revenue received by the seller. We can say that price elasticity of the total revenue received are closely related to each other. है ना, price और quantity पे depend करेगा मेरा revenue. By analyzing the changes in total revenue, we can know the price elasticity of demand for goods. However, it should be noted that by this method, we can only say whether the demand of food is elastic or inelastic. We cannot find out exact coefficient of price elasticity. We cannot find out exact coefficients of price elasticity. Outlay method से मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक, इसके आगे मैं नहीं बता सकती। When as a result of change in price of a good, the total expenditure on the good or total revenue received from that good remains the same, the price elasticity of the good is equal or unity. Price elasticity of good is equal or unity. एक मिनट, इसको दो पे कर देंगे आप। This is because total expenditure made on the good can remain the same only if the proportional change in quantity demanded is equal to the proportional change in price.
मतलब तुम ये सब मत पढ़ो, मैं तुमको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों काट काट के 1 मिलता है, इसका मतलब वो यूनिटरी है, बस इतना सा याद रख लो। और टोटल आउटले मेथड मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज रेवेन्यू, बस इतनी सी बात याद रखो, बाकी एमसीक्यू में कर लेगी। ये देख लो, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। यदि किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज हुई, इलास्टिक कब बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया तो वो इलास्टिक है। यदि टोटल रेवेन्यू सेम रह गया तो वो यूनिटरी इलास्टिक है। और यदि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो वो इनइलास्टिक है। मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। सिगरेट्स की प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है, पहले एक सिगरेट 10 रुपीज की थी, एक आदमी एक महीने में 100 सिगरेट खरीदता था और उसके बाद 1000 वो सिगरेट पे स्पेंड करता था, ठीक है। अभी सिगरेट की प्राइस बढ़ के से 12 हो गई है। वो ज्यादा अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, ज्यादा वो इंसान अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाया, बिकॉज सिगरेट इज समथिंग, यू नो, इट इज हैबिचुअल। मतलब आपको सिगरेट, यदि आपकी आदत है तो आप सिगरेट पियोगे, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, ये बात आप समझ रहे हो। तो उसने क्या किया कि है ना, 100 की बजाय सिर्फ 90 लेकर आ पाया, वो 90 नंबर ऑफ सिगरेट्स खरीद रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गई। तो यदि मैं 12 इंटू 90 करूंगी तो 1080, मतलब ये तो प्राइस बढ़ाने के बाद भी जो सिगरेट कंपनी, उसको फायदा हो गया। पहले है ना 100 मिल रहा, 1000 मिल रहा था, अभी वही आदमी 1080 पे करके जा रहा है। तो ऐसे में क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि सिगरेट की डिमांड इनइलास्टिक होती है? हाँ या ना? यस मिस। तो मुझे ये बात याद रखना चाहिए कि अल्कोहल, टबैको एंड सिगरेट, जिनकी लोगों को लत होती है, उनकी प्राइस गिरा के फायदा नहीं है, उनकी तो प्राइस बढ़ाओ, क्योंकि वो कंजम्पशन कम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजों की डिमांड इनइलास्टिक होती है। तो ऐसी चीजों की प्राइस बढ़ती है ना यदि, तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। ऐसी चीजों की आप प्राइस कम करोगे, देखो वापस से वो एग्जांपल लेती हूँ, 10 रुपीज की एक सिगरेट, वो आदमी 100 सिगरेट खरीदता था, 1000 उसका खर्चा था। अभी 10 की बजाय तुम प्राइस 9 करो, ठीक है, प्राइस या है ना, प्राइस कम कर दो, चलो 8 कर दो, 8 करो, और ये 90 से 100 की बजाय 110 सिगरेट खरीदने लग गया, बिकॉज सस्ता हुआ है ना। तो 110 इंटू 8 करेगी तो कितना मिलेगा? 11 8 80 80। तुमने प्राइस कम की ना, तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया। 100 की बजाय उसने 110 खरीदी तो भी तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कम हो गया। तो इसीलिए जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं ना, जिसके जो लोग खरीदेंगे, उसको तो एक्सपेंसिव करके ही फायदा है। क्यों सिखाया ये बात? एज अ प्रोड्यूसर तुम डिसीजन ले रहे हो कि ऐसे गुड्स की डिमांड, जो कि ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, उसकी प्राइस हमेशा इंक्रीज करो, उसी में तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस डिक्रीज करोगे तुम, तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इनइलास्टिक में प्राइस कम करोगे तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यूनिटरी में क्या सिखाना है, वो तो टोटल रेवेन्यू सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और इलास्टिक है, इसकी प्राइस इंक्रीज करोगे तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज करोगे तो लोग ज्यादा खरीद के अपने घर में स्टोर करेंगे, चलो ना यार अगले महीने काम कर आ जाएगा, अभी प्राइस कम हुई है तो ज्यादा खरीद लेते हैं, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इज इट ओके चिल्ड्रन? ये भी टेबल थोड़ी ध्यान रखना। यस मिस। ओके, हाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड किस पे करती है? सब्स्टिट्यूट्स पे, कि कितने अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं। देखो लिखा भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, like some commodities like butter, cabbage, Maruti car, Coca-Cola, etc. has close substitute, है ना यार।
बटर की जगह आप क्या यूज कर दोगे, वो मार्गरीन। कैबेज की बजाय अदर ग्रीन वेजिटेबल्स। यदि मारुति नहीं मिली तो सैंट्रो या अदर कार्स, कोको कोला नहीं मिला तो पेप्सी। तो इन सब की, या कोई और कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। So the prices of the substitutes remain constant can be expected to cause quite substantial substitution. A fall in price leading consumers to buy more of the commodity in question, and rise in price leading consumers to buy more of the substitute. यदि मैंने मेरी प्राइस बढ़ाई, मैं कोको कोला बनाती हूँ, मैंने मेरी प्राइस इंक्रीज की, तो लोग पेप्सी ज्यादा लेने लग जाएंगे, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। और मैंने मेरी प्राइस कम की तो पेप्सी पीते हुए लोग भी मेरा सामान लेके और यूज कर लेंगे। तो ये सब में मुझे जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट है वहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी कि कम, आई एम आस्किंग। ज्यादा होगी। हाँ, तो ज्यादा इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे, इलास्टिक होगी, राइट। अच्छा, ऑयल और पेट्रोल की डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक? पेट्रोल के अलावा और कुछ डाल के चला सकते हो क्या गाड़ी? पेट्रोल इज इनइलास्टिक, ठीक है ना। मिस अभी आपने जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था कोका कोला, जैसे अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ी तो भी बहुत लोग सिर्फ कोका कोला ही पीते हैं। हाँ ठीक है, मतलब वो लेकिन बहुत कम क्राउड होगी। हम टोटल डिमांड की बात करें, वो बहुत कम लोग होंगे जो वहीं स्टिक करेंगे, ज्यादातर पेप्सी